नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइट ऑफ स्टडी विद प्रियांशु तिवारी नामक चैनल पर। आज दोपहर को मैंने आपके समक्ष साइमन कमीशन का एक छोटा सा वीडियो पेश किया था, जिसमें मैंने आपको साइमन कमीशन, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अलावा लाहौर षड्यंत्र 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को जो हुआ था उन सबका वीडियो पेश किया था। तो साइमन कमीशन से संबंधित एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब मैंने आपको पेश किए हैं। साइमन कमीशन बनने का उद्देश्य भी मैंने आपको बताया था। जो 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार हुए थे उसमें भारत में कितना सुधार हुआ था, और साइमन कमीशन के द्वारा ही एक प्रावधान था कि भारत में लचीले संविधान की स्थापना हो। तो वीडियो अवश्य देख लीजिए। आज चूंकि थोड़ा गांधी जी के विषय में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो 1915 से लेकर जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री जो 47 तक है वो गांधी युग के अंतर्गत अधिकतर आती है, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो जितना योगदान गांधी जी का रहा है उतना योगदान किसी का नहीं रहा है। योगदान सबका रहा, लेकिन महात्मा गांधी जी का योगदान थोड़ा ज्यादा रहा है। थोड़ा इस विषय में डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा के द्वारा अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश किया था। महज गांधी जी ने विवश नहीं किया, कुछ क्रांतिकारी आंदोलन भी, जैसे दिल्ली षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र, अलीनगर षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र भी शामिल रहा, लेकिन इसमें गांधी जी का भी योगदान है। इस सब से कोई भी अछूता नहीं है। तो पहले गांधी जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कब जन्म हुआ, कौन कौन से आंदोलन चलाए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का। और सभी बच्चों के लिए, चाहे वो 9th के हों या 10th के हों या फर्स्ट ईयर, इंटर, बीए, एमए या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, लगभग सभी बात मैं आपको बताऊंगा। और चीजों को नोट अवश्य करिए, सुनिए ज्यादा और नोट करिए। तो पहले अगर बात कर लें गांधी युग, गांधी जी ही एकमात्र ऐसे विभूत रहे हैं जिनके शहीद होने में 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जब शहीद हुए थे, तब जर्मनी के आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक ने बोला था कि आने वाली नस्लें एवं पीढ़ियां शायद ही यकीन कर पाए कि ऐसे महान आत्मा का व्यक्ति कभी इस धरती पर चला होगा। आइंस्टाइन ने यह बात बोली है, आइंस्टाइन ने। तो थोड़ा समझते हैं गांधी युग। गांधी युग क्या था थोड़ा समझते हैं। इससे पहले जान लेते हैं गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी का पूरा नाम था। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो कि दीवान थे। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी, जो कि एक दीवान थे। माता का नाम पुतलीबाई था। आपको बता दें मोहनदास जी ने चौथा विवाह किया था, क्योंकि इनकी जो 3 पत्नियां थीं वो प्रसव पीड़ा के कारण एक्सपायर हो जाती हैं, तो चौथा विवाह किया था। तो मोहनदास जी की चौथी जो पत्नी थी उनसे गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, याद रखिए। अब बात करते हैं गांधी जी। अगर देखा जाए, मैंने थोड़ा ध्यान दीजिए, गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की वो पोरबंदर के ही स्कूल में पूरी की है। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहां पर संपन्न हुई? जहां पे उनका जन्म हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। जो मैंने आपको बताया है, मैं प्रारंभिक शिक्षा की बात कर रहा हूं, उच्च शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं। प्रारंभिक शिक्षा गांधी जी की हुई थी पोरबंदर स्कूल में, जहां पे वो जन्मे थे। गांधी जी की उच्च शिक्षा जो हुई है उसका गांधी की
उसके बाद गांधी जी की उच्च शिक्षा जो हुई है वो है सेंट जॉर्ज स्कूल में। सेंट जॉर्ज स्कूल जिसका वर्तमान में नाम महात्मा गांधी हाई स्कूल रखा गया है, याद रखिए। सेंट जॉर्ज स्कूल में महात्मा गांधी ने 1887 ईस्वी तक अपनी उच्च शिक्षा वहीं से प्राप्त की है। कहां से? सेंट जॉर्ज स्कूल, जिसका वर्तमान में नाम, ये सेंट जॉर्ज स्कूल कहां है? राजकोट में, गुजरात के राजकोट में, जहां पे 2 साल पहले एम्स की भी आधारशिला हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है, गुजरात के राजकोट में। तो गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई गुजरात के, और उस शिक्षा जो 1887 ईस्वी तक हुई है उसका नाम है सेंट जॉर्ज, और उस स्कूल का नाम जिसमें गांधी जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की उसका वर्तमान में नाम महात्मा गांधी हाई स्कूल रख दिया गया है, जो कि सुनने में आ रहा है आज से कुछ दिन पहले बंद भी हुआ है। ये काफी चर्चा में क्वेश्चन रहा है, लगभग 1 से 1.5 महीने पहले बंद होने की भी ऐसी आशंका आई थी, जहां मैंने न्यूज में जहां तक पढ़ा था। अब बात करते हैं कानून की पढ़ाई, क्योंकि गांधी जी एक बैरिस्टर थे ब्रिटिश राज में, और किसी आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस को छोड़ के ज्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ज्यादा अवसर नहीं थे। तो चाहे गांधी जी हुए या आपके नेहरू जी हुए या जिन्ना हुए, ये बैरिस्टर बनकर ही ये लंदन में पढ़ाई करके बैरिस्टर बने, मतलब वकील बने। उसके बाद ये भारत आया, और तो आगे आपको बताते हैं। गांधी जी कानून की पढ़ाई पढ़ने के उद्देश्य से सबसे पहले इंग्लैंड 1889 ईस्वी में गया। देखिए, गांधी जी सबसे पहले जो यात्रा रही वो कानून की पढ़ाई पढ़ने के उद्देश्य से 1889 से लेके 1891 तक गांधी जी लगभग 2 से 2.5 वर्षों तक इंग्लैंड या लंदन में रहे हैं। किस उद्देश्य से गए थे? कानून की पढ़ाई करने के उद्देश्य से। लगभग 2 से 2.5 साल गांधी जी वहां रुकते हैं। उसके बाद 1891 ईस्वी में भारत वापस आ जाते हैं लंदन से अपनी बैरिस्टर की डिग्री लेने के उपरांत। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका गमन की। साउथ अफ्रीका गमन की थोड़ा इसमें डिटेल हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। गांधी जी साउथ अफ्रीका किस पर्पस से गए, थोड़ा इसे समझना है। ये यूपीएससी 2010 का क्वेश्चन भी है, प्री में पूछा गया था यूपीएससी आईएएस में कि गांधी जी साउथ अफ्रीका किस पर्पस से गए थे। उसमें एक ऑप्शन था अपनी लॉ की पढ़ाई करने के उद्देश्य से। मैंने आपको बता दिया उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई 1889 ईस्वी से 1891 ईस्वी तक लंदन इंग्लैंड में की है। तो ये कोई संदेह मन में नहीं रहना चाहिए कि गांधी जी लॉ की पढ़ाई करने साउथ अफ्रीका गए। तो थोड़ा इसे हम लोग को समझते जाना है। गांधी जी एक मर्चेंट मीन्स होता है बड़ा व्यापारी, बड़ा व्यापारी जिसका व्यापार भारत के अलावा अन्य देशों में भी फैला हो, तो उन्हें बड़े व्यापारी बोलते हैं मर्चेंट। इंटर में एक ड्रामा भी है मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो दादा अब्दुल्ला गुजरात के ही गांधी जी साउथ अफ्रीका 1893 ईस्वी में किस पर्पस से गए थे? तो गुजरात के एक बड़े व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं। साउथ अफ्रीका कब जाते हैं? 1893 ईस्वी में गांधी साउथ अफ्रीका जाते हैं। किस उद्देश्य से? याद रखिए, ये गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला, क्या नाम है? दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने किस पर्पस से जाते हैं? दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के उद्देश्य से ये जाते हैं। कौन? गांधी जी। याद रखिए, अब जब गांधी जी चूंकि जब साउथ अफ्रीका गए थे तब उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 22 से 23 साल साउथ अफ्रीका का ही हो जाऊंगा, लेकिन इरादा जिस उद्देश्य था, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ा, जीते भी और पहला अनुभव भी करा कि किस प्रकार से केस लड़ा जाता है साउथ अफ्रीका में। ये उनका अनुभव रहा। आप थोड़ा समझ लीजिए। दक्षिण अफ्रीका में अपार्थीड या रेसिज्म बोल सकते हैं इसे, बहुत रैपिडली फैला था। अपार्थीड का मीन्स होता है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट।
काले और गोरे में जो भेदभाव होता है उसे हम लोग अपार्थीड या रेसिज्म बोलते हैं। इसका एक नाम रेसिज्म भी है और इसका एक नाम अपार्थीड APARTHEID भी है, अपार्थीड, जो कि वर्तमान में भी है। ऐसा नहीं है कि वर्तमान ट्रंप के शासनकाल में भी एक शायद फ्लोइड नाम के कोई काले व्यक्ति को मार देते हैं कुछ गोरे लोग, तो मेरे हिसाब से काफी बड़ा आंदोलन वहां पे भी 1-1.5 महीने तक व्हाइट हाउस में भी भीड़ घुस गई थी, मुझे जहां तक याद है। तो काला गोरा आज भी है, लेकिन 150 साल पहले या 100 साल पहले ये बहुत प्रगति में था। अब ये काफी सूक्ष्म स्तर पर रहा है, लेकिन उस समय काफी विस्तृत स्तर में रहा था। यही कारण था कि अमेरिका 2 कॉन्टिनेंट में विभाजित है, एक है उत्तरी अमेरिका और एक है दक्षिण अमेरिका। और तो गांधी जी दादा अब्दुल्ला केस करने के उद्देश्य जाते हैं, वहां पे ट्रेन घटना होती है, आपको बता दें, जिसमें गांधी जी को काला होने के कारण साउथ अफ्रीका में ट्रेन में यात्रा करना होता है। फर्स्ट कोच में एक गोरे व्यक्ति ने उन्हें काला होने के कारण, बहुत सारे लोग बोलते हैं गांधी जी को ट्रेन से धक्का दे दिया गया था। ऐसा नहीं था। धक्का देने का मतलब है कि गांधी जी ट्रेन से धक्का देने के बाद क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं, धक्का ना देखे उन्हें उठाकर तीसरे नंबर के कोच में बैठा दिया था, केवल इस कारण क्योंकि वे रंग से काले थे। तो ये तो फिलहाल बात हो गई। तो तब से उन्होंने सोच लिया, जो रिजॉल्व करते थे, जो ठानते थे, उसे पूरा करने की पूरी कोशिश गांधी जी करते थे। याद रखिए, ये सत्य के प्रयोग नामक किताब में उन्होंने इसका जिक्र भी किया। इसका मैं वर्णन बाद में करूंगा, सत्य का प्रयोग जो किताब है, जब चंपारण आंदोलन की बात करूंगा। तो वहां पे आपको बता दें, काले और गोरे में बड़ा मतभेद था। उसमें साउथ अफ्रीका में बहुत तेजी से चलन था काला और गोरा। गोरे लोग काले लोगों से हेट करते थे, उन्हें अपने आसपास जमीन नहीं खरीदने देते थे। तो 2 ग्रुप में था, एक काला और एक गोरा को। काले लोग गोरे से हेट नहीं करते थे, गोरे लोग काले से ज्यादा हेट करते थे। फिर हालांकि मतभेद काले गोरे में हुआ तो एक युद्ध भी छिड़ा दक्षिण अफ्रीका में। उस युद्ध का नाम है बोअर युद्ध। क्या नाम है? बोअर युद्ध। बोअर युद्ध ये लगभग 1896 से 1906 तक लगभग 10 साल बोअर युद्ध साउथ अफ्रीका में चला। क्यों चला? ये काले और गोरे में चलता रहा। गांधी जी ने इस बोअर युद्ध में भाग लिया और गोरों को समझाया कि काले व्यक्ति भी आम इंसान हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना उचित नहीं है, और उनका इसमें कहीं ना कहीं साथ दिया। नेल्सन मंडेला भी इसमें काफी आगे बढ़ के आए थे, ऐसा माना जाता है। आगे, लेकिन इस समय तक नहीं आगे। और नेल्सन मंडेला इसी उद्देश्य से उन्हें 1990 तरफ नोबेल पीस शांति पुरस्कार भी मिला था। याद रखिए, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला। गांधी जी लगभग 10 साल युद्ध होता है, बोअर युद्ध में भाग लेते हैं और ये युद्ध जीतते हैं, और आखिरकार फाइनली गोरे लोगों को ये समझाने में कामयाब भी रहते हैं। लेकिन याद रखिए, गांधी जी जब आंदोलन करते थे तो उनके जो भी अनुयायी थे, जो भी डिसिपल होते थे, उन्हें पहले ही आगाह कर देते थे कि हमें शस्त्र और अस्त्र का प्रयोग किए बिना शांति एवं अहिंसात्मक ढंग से अपनी बात को सरकार के समक्ष, लोगों के समक्ष रखना है। अगर आंदोलन हिंसात्मक हुआ तो वे तत्काल प्रभाव से आंदोलन रोक देंगे। आगे किस प्रकार उन्होंने असहयोग आंदोलन को रोका था चौरी चौरा घटना के उपरांत, उसका भी जिक्र मैं इसी वीडियो में करने वाला हूं, तो वीडियो जरूर देखिए ध्यान से पूरा। अब बात हो जाती है, थोड़ा बोअर युद्ध हो जाता है, क्योंकि उस समय तक अंग्रेज भी भारत में काफी शासन कर रहे थे, भारत के लोगों को स्लेव गुलाम बनाने का प्रयास निरंतर कर रहे थे। उसी बीच गांधी जी ने एक किताब लिखी, वो गांधी जी की बहुत फेमस किताब रही है। थोड़ा याद रखिए, इसके भी तमाम घटनाएं, लेकिन टॉपिक गांधी युग है, तो गांधी जी के बारे में जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वही मैं आपके समझ में पेश करता हूं। एक किताब गांधी जी ने लिखी है, हिंद स्वराज। ये किताब गांधी जी ने 1909 में लिखी है। कहां पे? साउथ अफ्रीका में। इस किताब की 2 स्पेसिफिक
बातें हैं जो कि याद रखिए। एक बात यह है कि हिंद स्वराज एक तो 1909 में गांधी जी ने कहां लिखी, साउथ अफ्रीका में, क्योंकि 1893 से लेकर 1915 तक साउथ अफ्रीका में रहे हैं, तो बात 1909 की है। इस किताब में गांधी जी ने ये हिंद स्वराज, ये 10th की बुक में भी दिया है, हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई, ये डेट भी आपको याद रखनी है। और हिंद स्वराज में क्या है ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, 10th के एग्जाम में, तो याद रखिए। हिंद स्वराज में पहली बात उन्होंने लिखा है कि इसमें सबसे पहले उन्होंने दलित वर्ड का यूज किया। दलित शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया? गांधी जी ने। दलित मतलब जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उन्हें गांधी ने सबसे पहले दलित बोला अपनी हिंद स्वराज नामक पुस्तक में, जो कि उन्होंने 1909 ईस्वी में लिखी थी। ये तो बात हो गई दलित की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने लिखी है, क्योंकि वे अवगत थे कि अंग्रेज भारत में किस प्रकार लोगों को भड़काकर, लोगों को डराकर शासन कर रहे हैं, तो गांधी जी ने एक बात और लिखी इसमें हिंद स्वराज नामक पुस्तक में। यह बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10th के विद्यार्थियों को याद रखिए कि अंग्रेज भारत में बने हुए हैं क्योंकि भारतीय उनका साथ दे रहे हैं। अंग्रेज भारत में इस कारण बने हुए हैं क्योंकि अधिकतर भारतीय उनका साथ दे रहे हैं। अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ देना छोड़ दें तो अंग्रेज शासन या ब्रिटिश शासन 1 साल के अंतर्गत ही भारत में खत्म हो जाएगा। ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स अंडर 1 ईयर। 1 साल में ही ब्रिटिश रूल कोलैप्स हो जाएगा, पतन हो जाएगा उसका, अगर भारतीय 1 साल तक अंग्रेजों का साथ देना छोड़ दें। हिंद स्वराज किताब में लिखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10th के विद्यार्थियों के लिए। हिंद स्वराज में गांधी जी ने क्या लिखा कि ब्रिटिश रूल विल कोलैप्स अंडर 1 ईयर इफ इंडियंस विल स्टॉप टू कोऑपरेट विद देम। यदि भारतीय लोग 1 साल तक अंग्रेजों का साथ ना दें तो अंग्रेज शासन 1 साल में ही कोलैप्स हो जाएगा। उन्होंने गारंटी के साथ ये बात हिंद स्वराज 1909 में लिखी। अब आपको बता दें गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को साउथ अफ्रीका से भारत लौट आते हैं। भारत आगमन उनका क्या होता है, गांधी जी कब भारत आते हैं, उनका क्या अराइवल होता है भारत आने का, उसकी डेट है 9 जनवरी 1915। लेकिन आपको 1915 याद रखना है। तो 1893 से लेके 1915 ईस्वी तक लगभग 22 सालों तक उन्होंने अपना जो समय बिताया है वो साउथ अफ्रीका में ही बिताया है, याद रखिए। भारत आगमन 9 जनवरी 1915। अब गांधी जी भारत आ जाते हैं। उस समय आपको बता दें प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र में काफी तेजी से फैला हुआ होता है। आपको बता दें मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आपके रूस, अमेरिका, जापान शामिल थे और ध्रुवी राष्ट्र में जर्मनी, तुर्की, हंगरी, ये तमाम देश शिरकत कर रहे थे। मित्र राष्ट्र में अंग्रेज भी शामिल थे, ब्रिटेन भी शामिल था। तो गांधी जी जब, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध होता है, इसकी शुरुआत जो होती है वो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक रहती है, याद रखिए। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से भारत लौटते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की हेल्प करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हो रहा होता है उसमें मित्र राष्ट्र में अंग्रेज शामिल थे, ब्रिटेन शामिल थे। तो गांधी जी जब भारत आते हैं साउथ अफ्रीका से लौट के, तब गांधी जी अंग्रेजों की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मदद करते हैं। इससे खुश होकर अंग्रेज गांधी जी को एक एपिथेट प्रदान करते हैं। एपिथेट मींस उपाधि, टाइटल भी बोल सकते हैं। अंग्रेज ब्रिटेन या अंग्रेज प्रोवाइड द टाइटल केसर ए हिंद टू गांधी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी हेल्प करते हैं। इससे खुश होकर अंग्रेज गांधी जी को उपाधि देते हैं केसर ए हिंद, याद रखिए। उसके बाद जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटते हैं भारत, तो गांधी जी
के पॉलिटिकल गुरु जो होते हैं वो होते हैं महादेव गोविंद रानडे। तो हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? गोविंद रानडे गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, इनसे बहुत प्रभावित थे। गोविंद रानडे ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी में बनाई थी, तो उससे गांधी जी साउथ अफ्रीका में अवगत होते रहे कि गोविंद रानडे भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी शामिल रहे। ये 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस बनी थी तब गोविंद रानडे भी इसके सदस्य रहे हैं। गोविंद रानडे, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश बनर्जी, सुरेंद्र बनर्जी, ये सब इसी के सदस्य रहे। आप रखिए कांग्रेस के, आप जानते होंगे। तो गोविंद रानडे बोलते हैं कि एक बार आप साउथ अफ्रीका में काफी फेमस रहे हैं, आपने साउथ अफ्रीका में अपार्थीड को लगभग एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। अब आप हिंदुस्तान लौटे हैं 22-23 साल के उपरांत, अब एक बार भारत भ्रमण भी कर लीजिए कि भारत की स्थिति क्या है। गांधी जी चूंकि उसने अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे, उनके कहे अनुसार गांधी जी ने वही काम किया और गांधी जी भारत यात्रा पर निकल पड़े। भारत यात्रा पर निकलने के उपरांत लगभग कहा जाता है कि लगभग वो एक एक गांव, एक एक शहर जाते हैं, लगभग जितना संभव है। कितने गांव गए ये बताना तो पॉसिबल किसी किताब में नहीं है, लेकिन लगभग हर जगह उन्होंने भ्रमण किया और उन्होंने तब जाना कि कितनी पिटिएबल कंडीशन कर दी है भारतीयों की अंग्रेजों ने। कितनी पिटिएबल मतलब कितनी दयनीय कंडीशन हो गई है भारतीयों की भारत में ही, बिकॉज ऑफ सम आउटवर्ड पीपल, कुछ बाहरी लोगों के कारण भारतीयों की ये पिटिएबल कंडीशन हुई है। उसी समय आपको बता दें, अब थोड़ा बात आ जाती है इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। ये तो गांधी जी के विषय में हमने आपको बता दिया थोड़ा। गांधी जी उस समय बिहार में एक जगह है चंपारण, बिहार में एक जगह कौन सी है? चंपारण। बिहार में एक जगह होती है चंपारण। कौन सी जगह होती है? चंपारण। चंपारण में एक, बिहार के चंपारण में एक किसान नेता होते हैं रामचंद्र शुक्ल। यहां से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा बनने की पॉसिबिलिटी है, तो यहां से टॉपिक जरूर ध्यान से सुन लीजिए। चंपारण बिहार में स्थित है और चंपारण में जो किसान नेता है वो है, चंपारण में किसान नेता होते हैं रामचंद्र शुक्ल। वो गांधी जी को चंपारण बुलाने के लिए इनवाइट करते हैं। कारण क्या होता है आपको बताएं, थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि उस समय 1915 की बात है और 1917 की बात है। चंपारण मूवमेंट गांधी जी का कब हुआ था, ये डेट इसकी याद रखिए। चंपारण मूवमेंट जो हुआ था वो हुआ था अप्रैल 1915, अप्रैल 1917 को। और चंपारण है कहां? बिहार में। चंपारण मूवमेंट कब हुआ? अप्रैल 1917 को। वैसे 20 अप्रैल 1917 है, लेकिन आप अप्रैल 1917 ही याद रखिए। चंपारण मूवमेंट, देखिए हिस्ट्री में 3 चीजें याद रखनी है। एक तो डेट, अब कोई अगर चीज हुई है, कोई भी इवेंट हुई है, तो इसका हेड कौन था और इसका पर्पस क्या था। तो चंपारण मूवमेंट की डेट अप्रैल 1917। चंपारण मूवमेंट का हेड कौन था? महात्मा गांधी जी, वो तो जानते ही हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट में गांधी जी को हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसका पर्पस क्या था, क्यों हुआ चंपारण मूवमेंट? आपको बता दें उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। जर्मनी की डाई जो है, जर्मनी की डाई पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस थी। जर्मन अधिक से अधिक डाई एक्सपोर्ट कर रहे थे, बेच रहे थे, और बेचने के उपरांत उस धन से वेपन खरीद रहे थे। और जर्मनी और इंग्लैंड उस समय अलग अलग ग्रुप में शामिल थे, दोनों में भीषण दुश्मनी थी। तो उस समय हथियार खरीदने के लिए जितना रुपए जिसके पास आ रहा था, वो नए नए हथियार बना रहा था। तो ब्रिटेन को इससे काफी जेलसी हुई। उन्होंने भारतीय किसानों को डाई मतलब इसे हम लोग नील बोलते हैं, जर्मनी में डाई बोला जाता है, यहाँ पर नील को बोला जाता है इंडिगो। इंडिगो याद रखिए। तो अंग्रेज जो थे, ये आंदोलन हुआ क्यों था आखिरकार? अंग्रेज उस समय चंपारण के किसानों को विवश कर रहे थे कि वे अपनी जमीन के कम से कम 15% भाग पर
इंडिगो ग्रो करें, नील की खेती करें, जबकि वो जो जमीन थी वो चावल और गेहूं के लिए थी। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपसे बोल दिया उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं क्यों होते हैं, क्योंकि गेहूं के लिए जलोढ़ मिट्टी या एलुवाइल सॉइल की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर कोई आपको कॉम्पेल करे, विवश करे कि यहाँ पे गेहूं नहीं, यहाँ पे कॉटन उगाई है, तो ये कैसे संभव है? कॉटन के लिए काली मिट्टी चाहिए होती है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कुछ भाग में कॉटन होता है, क्योंकि वहां पे मालवा का प्लेट्यू है और मालवा के प्लेट्यू में काली मिट्टी है। लेकिन अगर कोई यहाँ आपसे बोलता कॉटन ग्रो करो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उस समय अंग्रेजों को इंडिगो की क्यों आवश्यकता थी? क्योंकि जर्मनी की जो डाई थी उसे टक्कर देनी थी, उसे बीट करना था। तो भारतीय किसानों को, याद रखिए आपको क्वेश्चन पूरा हिस्ट्री नहीं जाननी है, आपको लिखना है अंग्रेज भारतीय किसानों को कॉम्पेल कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे कि वे उनकी जितनी भी जमीन है उसके 15% भाग पे इंडिगो ग्रो करें। मना करने पर उन्हें मारा जाता था, उनका प्रोसिक्यूशन होता था, तो उस डर से वे इंडिगो उगाते थे। तो ये जो कंडीशन थी, और चूंकि उस समय गांधी जी साउथ अफ्रीका में इतने फेमस थे कि इंडिया में भी जो काफी फेमस हुए थे साउथ अफ्रीका के कारण, गांधी जी फेमस साउथ अफ्रीका में हुए थे। याद रखिए 22 से 23 साल जो बोअर युद्ध उन्होंने लड़ा था, उससे भारत में फेमस हो गए थे कि भारत का एक गुजरात का कोई बंदा है, उसने साउथ अफ्रीका में अपार्थीड को एबॉलिश कर दिया, खत्म करके दिखाया। तो रामचंद्र शुक्ल इससे पूर्व 1916 से ही 3 से 4 बार गांधी से बोल चुके थे कि आप चंपारण आइए, यहाँ पे किसानों, यहाँ पे जो पीजेंट हैं उनकी पिटिएबल कंडीशन को ऑब्जर्व करने के बाद आवाज उठाइए किस प्रकार वो अंग्रेज किसानों को इंडिगो ग्रो करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। गांधी जी 3 से 4 बार तो उनकी बातों पर प्रभावित नहीं हुए, सोचते थे ऐसे ही बंदा है, वो बोल रहा है, ऐसे कैसे हम चले जाए। कहीं ना कहीं एटीट्यूड तो था ही कि हमने बोअर युद्ध खत्म किया, साउथ अफ्रीका में बहुत बड़े आदमी हैं। लेकिन जब 3 से 4 बार उन्हें लगातार बुलाया गया, तो अंत में फोर्सफुली वो वहां जाते हैं। जब अप्रैल 1917 ईस्वी में वहां जाते हैं, तब देखते हैं कि वास्तव में किस प्रकार वो लगभग चंपारण में किसानों की एक मीटिंग बुलाते हैं और किसानों से बात करते हैं। तो उनकी समस्या को समझने के उपरांत वे समझे किस प्रकार अंग्रेज हमारे किसानों का प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं इंडिगो उगवाने के लिए। तो गांधी जी लगभग ऐसा बोलते हैं, लगभग 6 महीने, लगभग 175 दिन, 6-18 लगभग 6 महीने वहां पर चंपारण रुकते हैं और एक आंदोलन छेड़ देते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन आंदोलन करने से पूर्व वो पहले ही आगाह कर देते हैं कि यह आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसात्मक होगा। अगर हिंसात्मक हुआ तो मैं तत्काल गुजरात वापस चला जाऊंगा। लेकिन किसानों ने, पीजेंट ने उनकी बात मानी, एक्सेप्ट की। 6 महीने आंदोलन हुआ, अंत में अंग्रेजों को बेंट डाउन होना पड़ा, झुकना पड़ा गांधी जी के समक्ष। तो गांधी जी का ये पहला सबसे बड़ा आंदोलन रहा है जिसमें वे सफल हुए। याद रखिए गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह या आंदोलन कौन सा हुआ, चंपारण। क्यों हुआ मैंने आपको बता दिया है। और इस आंदोलन में गांधी जी अकेले नहीं थे, गांधी जी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे और गांधी जी के साथ उसके कृपलानी जी भी थे, गांधी जी के साथ कृपलानी जी भी थे। कृपलानी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसी शख्सियत थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसी आंदोलन के बाद थोड़े फेमस हुए थे। हालांकि 1928 ईस्वी में जो आंदोलन हुआ था उनका वो बात की बात है, वो आपका वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। वल्लभ भाई पटेल भी इसी आंदोलन में शामिल हुए थे, याद रखिए। तो इस आपको बता दें, जब ये चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के थ्रू सक्सेस हुआ, उसके उपरांत ही गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की एपिथेट दी थी। गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने बुलाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। कब? जब चंपारण मूवमेंट सक्सेस हुआ था। चंपारण मूवमेंट में उन्होंने नॉन वायलेंस रूप से अंग्रेजों को झुका दिया। उससे खुश होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा बोला था कि यह आदमी नहीं, यह वास्तव में एक महात्मा है, जिसने मात्र 4 से 5 महीनों में ही अंग्रेजों को झुका दिया। यह गांधी जी का पहला मूवमेंट था। गांधी जी ने अपनी किताब सत्य के प्रयोग में
रामचंद्र शुक्ल बिहार के जो है उनका जिक्र भी किया है। तो शब्द के प्रयोग भी गांधी जी की किताब है जिसमें इन्होंने इस आंदोलन का जिक्र किया है। याद रखिए, इसमें इन्होंने चंपारण का दाग नाम से भी कोट किया है और इसमें इन्होंने रामचंद्र शुक्ल की प्रशंसा भी की है। किस प्रकार 3 से 4 बुलाने के उपरांत भी मैंने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन अंततः विवश होकर मैं वहां गया और मुझे अपनी गलती रियलाइज हुई कि मैंने उनकी बात को इग्नोर करता रहा। मैं लगभग 5 से 6 महीने तक अगर मैं पहले उनकी बात सुन लेता तो ये आंदोलन और जल्दी होता और हमारे किसानों को और जल्दी अंग्रेजों से छूट मिल सकती थी। इसमें ये चंपारण हो गया। दूसरा आंदोलन जो गांधी जी का हुआ वो हुआ अहमदाबाद कॉटन मिल आंदोलन। अहमदाबाद कॉटन मिल आंदोलन ये कब हुआ? ये हुआ आपका मार्च 1918 को। अहमदाबाद कॉटन मिल आंदोलन गांधी जी का दूसरा आंदोलन ऐसे बोलेंगे। ये आंदोलन किससे संबंधित है? अहमदाबाद वाला। क्योंकि आपको बता दें उस समय अहमदाबाद गुजरात में प्लेग फैला था। प्लेग चूहों से फैलता है, गंदगी से फैलता है, चूहों से फैलता है, आपने सुना भी होगा। उस समय अहमदाबाद में बहुत तेजी से प्लेग फैला था और प्लेग फैलने के कारण वहां पे काफी सारे लोग एक्सपायर हुए थे अहमदाबाद में। लगभग आंकड़ा है लगभग 10 से 12 हजार लोग एक्सपायर हुए थे जहां तक पढ़ा है मैंने। तो उस हेतु जो कॉटन मिल के जो पीजेंट थे, कॉटन मिल के जो वर्कर थे, उन्होंने प्लेग की क्षतिपूर्ति हेतु मिल मालिकों से कहा कि वे 35% बोनस चाहते हैं। कितना बोनस चाहते हैं? 35% बोनस की डिमांड करते हैं। किनसे? अहमदाबाद कॉटन मिल के जितने एम्प्लॉय होते हैं, जितने वर्कर होते हैं, क्योंकि प्लेग के कारण काफी लॉस हो चुका था वर्क काम। जैसे कोरोना महामारी में क्या हुआ था, एपिडेमिक जो आई थी उसमें क्या हुआ था आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार उसमें महामारी फैली थी तो वो 35% अतिरिक्त बोनस की मांग कर रहे थे मिल मालिकों से। मिल मालिकों ने ये बोनस देने से पहले मना कर दिया। फिर गांधी जी को ये बात, क्योंकि गुजरात के रहने वाले थे ही, तो गांधी जी इस हेतु अहमदाबाद जाते हैं और उनकी मांग को सुनते हैं। गांधी जी बोलते हैं कि आंदोलन छेड़ दो, लेकिन एक कंडीशन में कि आंदोलन हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, वॉयलेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वॉयलेंट हुआ तो मैं तत्काल आंदोलन छोड़ के चला जाऊंगा। मिल जो जितने भी कॉटन मिल के जो कर्मचारी होते हैं, क्योंकि वो जान चुके होते हैं कि चंपारण में गांधी जी को सफलता मिली थी, तो उनकी बात हूबहू वो एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं और लगभग आंदोलन छेड़ देते हैं। 4 से 5 महीने तक स्ट्राइक चलती है और गांधी जी इसमें लगभग 21 दिन का उपवास भी रखते हैं, ऐसा याद रखिए। तो गांधी जी ने किस आंदोलन में उपवास रखा था? सबसे पहले उपवास की फास्ट की घोषणा कर दी थी, वो है अहमदाबाद कॉटन मिल। चंपारण में उपवास नहीं किया था। पहला उपवास गांधी जी का था वो अहमदाबाद कॉटन मिल। बिना खाए पिए जो हम लोग बैठ जाते हैं, भाई उपवास होता है तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है। तो अंततः क्या होता है, जो मिल मालिक होते हैं उन्हें फिर से बैंड डाउन होना पड़ता है और वे मिल मालिकों को, जो मिल वर्कर होते हैं, उन्हें 35% बोनस देने को तैयार हो जाते हैं। तो क्या क्यों हुआ था ये? प्लेग के कारण जो अहमदाबाद कॉटन मिल के कर्मचारी थे उन्हें काफी क्षति हुई थी। वे मिल मालिकों से 35% अतिरिक्त बोनस की मांग कर रहे थे, लेकिन मिल मालिकों ने मना कर दिया। लेकिन गांधी जी के आंदोलन के उपरांत मिल मालिकों को बैंड डाउन होना पड़ा, झुकना पड़ा और वे किसानों को, वे जो कॉटन मिल के वर्कर हैं, मैं बार बार किसान गलती से बोल जा रहा हूं, उन्हें ये 35% बोनस देना पड़ा। ये अहमदाबाद हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट है वो है खेड़ा। खेड़ा कब हुआ? खेड़ा जो कि गुजरात में स्थित है। खेड़ा कहां स्थित है? ये भी गुजरात में स्थित है। खेड़ा कब हुआ? ये हुआ वैसे 22 मार्च 1918 है, लेकिन आपको मार्च 1918 याद रखना है। मार्च 1918 ये इसी पीरियड में हुआ। ये 2 से 3 मार्च
पे आंदोलन हुआ था? यह आंदोलन आपका 22 मार्च को हुआ, याद रखना। खेड़ा और अहमदाबाद मिल में सबसे पहले कौन सा हुआ? अहमदाबाद फिर खेड़ा, क्योंकि दोनों मार्च हैं, लेकिन ये 2 मार्च और ये 22 मार्च खेड़ा हुआ था। 2 मार्च को ये हुआ, 22 मार्च को ये हुआ, तो खेड़ा अहमदाबाद से बाद में हुआ। खेड़ा आंदोलन में क्या हुआ था आपको बता दें। खेड़ा गुजरात में वर्तमान में स्थित है। इसमें क्या हुआ था? गुजरात में 1917 से ही फेमाइन फैला हुआ था, अकाल फैला हुआ था, क्योंकि बारिश की शॉर्टेज के कारण फसल प्रोडक्शन होना पॉसिबल नहीं हुआ। लगभग आप समझ सकते हैं कि किसानों को उनकी उपज का 1/4 भाग भी नहीं मिला था। किस कारण? क्योंकि उस समय ओलावृष्टि और पानी कम बरसने के कारण किसानों को अच्छा खासा लॉस हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि इसका लगभग जितना भी किसानों को प्रोडक्शन होता था उसका 20% उन्हें अंग्रेजों को देना होता था। लेकिन उस समय लॉस होने के कारण इसे बोलते हैं लगान वसूल करना। अंग्रेजों का काम था जितना प्रोडक्शन होता है उसका एक रेट होता था, वो अंग्रेजों को लगान के रूप में, या हम लोग बोल सकते हैं जमीन का किराया देना पड़ता था। लेकिन जब ऑलरेडी इतना लॉस हो चुका है तो किसान लगान कहां से देते? लेकिन उसके बाद भी अंग्रेजों ने जब किसानों ने ये देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, तब अंग्रेज उनका परसिक्यूशन करने लगे, उन्हें प्रताड़ित करने लगे, उन्हें मारने लगे, उन्हें सताने लगे। तो गांधी जी को पुनः यहाँ खेड़ा में बुलाया गया। गांधी जी ने बात सुनी। गांधी जी पहले प्रत्येक बात को समझते थे, ये नहीं कि सुनने के बाद डायरेक्ट कोई स्टेप ले ली। पहले समझते थे 2 से 3 दिन। उन्होंने 2 से 3 दिन किसानों की बात को समझा, उसके बाद आंदोलन छेड़ दिया और लगभग 1 महीने के अंदर ही ब्रिटिश सरकार को बैन डाउन होना पड़ा। इन्होंने किसानों का लगान माफ करने पर वो भी विवश हुए। ये खेड़ा आंदोलन क्यों हुआ था? खेड़ा आंदोलन मैंने आपको बता दिया है। फसल का उत्पादन नहीं होने के बावजूद भी, फसल का उत्पादन ना होने के बावजूद भी अंग्रेज किसानों से जबरदस्ती लगान वसूल करने के जिद ठान बैठे थे। इसे दूर करने के उद्देश्य से खेड़ा आंदोलन गांधी जी ने छेड़ा था, याद रखिए। नेक्स्ट आंदोलन जो है वो है अपोजिशन मूवमेंट। अपोजिशन मूवमेंट बोले या खिलाफत आंदोलन बोले, नाम एक ही है, लेकिन 10th की बुक में अपोजिशन नहीं दिया, हिंदी में ही इसका नाम लिख दिया है खिलाफत। बात समझना है तो वीडियो को बैक करके 2 से 3 बार सुन लीजिए, सुनिए और ध्यान से समझिए। कोई चीज ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या जिनके पास व्हाट्सएप नंबर है वो व्हाट्सएप पे कमेंट कर दीजिए। मैं पुनः एक वीडियो बना के या व्हाट्सएप में ही आपका सोल्यूशन तुरंत भेज दूंगा। खिलाफत कब हुआ? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिए। खिलाफत भी गांधी जी के आंदोलन तो सारे इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक अभी इसके ऊपर नॉन कोऑपरेशन आएगा वो भी इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी के जितने भी इंडियन नेशनल मूवमेंट हैं ये सब जरूर पढ़ लीजिए। खिलाफत जो हुआ वो हुआ अप्रैल 1919 को। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यह आंदोलन भारत से संबंधित ना होके तुर्की का आंदोलन था। ये किसका आंदोलन था? तुर्की का आंदोलन। और इस आंदोलन को करने पर जिन्ना ने भी गांधी जी का विरोध किया था कि तुर्की में जो हो रहा है उसे होने दीजिए, पहले आप भारत पर कंसंट्रेशन करिए। लेकिन गांधी जी का भी अपना एक स्वार्थ था कि वो चाहते थे हिंदू और मुस्लिम यूनिटी अगर बन गई तो अंग्रेजों को यहां से वापस भेजना, इंग्लैंड भेजना ज्यादा आसान रहेगा। लेकिन हालांकि गांधी जी की नियत पर कभी भी शक करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। आइंस्टीन ने ऐसे ही इतना बड़ा कोट नहीं दे दिया उनके विषय में कि शायद ही कोई विश्वास करेगा कि ऐसे महान आत्मा व्यक्ति कभी इस धरती पर चला होगा, याद रखिए। तो खिलाफत आंदोलन हुआ था, आपको बता दें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उस समय खत्म हो गया था 1914 से 1918 के बीच, और तुर्की उस समय जर्मनी के साथ था। तो आपको बता दें तो अंग्रेजों ने क्या किया, ये मुसलमानों का धार्मिक आंदोलन था। इट इज ए रिलीजियस मूवमेंट ऑफ मुस्लिम रिलेटेड इन तुर्की, विच रिलेटेड इन, जो तुर्की से संबंधित था।
तुर्की संबंधित है, याद रखिए ये आंदोलन। तो दो दो मुस्लिम भाई होते हैं, उन्हें अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। उनका नाम है मोहम्मद अली और शौकत अली। क्या नाम होता है? मोहम्मद अली और शौकत अली। ये गांधी जी से गुहार लगाते हैं। ये आंदोलन हुआ क्यों था, थोड़ा समझ लीजिए। तुर्की में जो खलीफा का जो पद होता था, खलीफा का जो स्थान होता था, उसे अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया कि तुर्की में कोई भी खलीफा नहीं रहेगा, याद रखिए। इसका मेन कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन का तुर्की में जो खलीफा का जो पद होता था, जो थ्रोन होता था, जो राज्य होता था, उसे अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया फोर्सफुली। तो इसका प्रभाव केवल तुर्की में ना पड़कर भारतीय मुसलमानों पर भी पड़ा। भारतीय मुसलमान भी प्रोवोक हो गए, भड़क गए कि इस प्रकार कैसे आप खलीफा का पद समाप्त कर सकते हैं, याद रखिए। क्योंकि खलीफा जो है उन्हें मुस्लिम उस समय तक अल्लाह के तुल्य मानते थे। तो भारतीय मुसलमानों पर को भी इससे गहरा आघात पहुंचा। तो दो भाई हुए, इन्हें इतिहास में अली बंधु के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? शौकत अली और मोहम्मद अली। उन्होंने, गांधी जी तो फेमस हो ही चुके थे, गांधी जी से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप कृपया अंग्रेजों को प्रेशराइज करिए, ये जो खलीफा का पद तुर्की पर समाप्त किया है और तुर्की के जो मुस्लिम हैं उन पर जो अंग्रेज एट्रोसिटी कर रहे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, उसे बंद कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो गांधी जी ने इस आंदोलन को भाग पहले इग्नोर कर दिया, लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा आई कि अगर मैंने मुसलमानों को साथ दिया यहाँ पे, क्योंकि हुआ तुर्की में है, लेकिन इससे आहत भारतीय मुसलमान भी हैं, इससे कहीं ना कहीं हर्ट भारतीय मुसलमान भी बहुत डीपली हुए हैं। उन्होंने सोचा कि अगर खिलाफत आंदोलन में शामिल हो गया तो हिंदू और मुस्लिम यूनिटी ज्यादा तेजी से बन पाएगी और अंग्रेजों को उनके घर इंग्लैंड भेजना ज्यादा आसान रहेगा, ज्यादा सहज रहेगा। इस उद्देश्य से अप्रैल 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन कहां से आरंभ हुआ? लखनऊ से, याद रखिए। खिलाफत आंदोलन में टेक बॉम्बे या दिल्ली नहीं करना है। खिलाफत आंदोलन जो इनिशियल हुआ था वो हुआ था लखनऊ से, ठीक है। और फिलहाल उसके बाद अब बात तो खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत मूवमेंट वाज ए रिलीजियस मूवमेंट ऑफ मुस्लिम which was related from तुर्की। और इसका लीडरशिप किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। अप्रैल 1919 ईस्वी से यह आंदोलन, हालांकि कहीं कहीं मार्च भी लिखा रहता है, लेकिन अप्रैल 1919 जो एनसीईआरटी केरल की किताब है, जो उसमें अप्रैल 1919 लिखा है, तो वही एविडेंस ज्यादा प्रमाणित है मेरे हिसाब से। तो होता है ये किस उद्देश्य से होता है, क्यों होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो अंग्रेज तुर्की के मुसलमानों का परसिक्यूशन कर रहे थे, इसी उद्देश्य से ये हुआ था। और जो वहां पे जो पद होता था खलीफा का, उसे अंग्रेजों ने एबॉलिश कर दिया था, फोर्सफुली जबरदस्ती हटा दिया था उसे पद से। इसी कारण बस ये खिलाफत या अपोजिशन मूवमेंट हुआ था। कहां से? लखनऊ में। और गांधी जी को किसने फोर्स किया था इस आंदोलन को चलाने के लिए? दो अली बंधु कौन कौन है? मोहम्मद अली और शौकत अली, याद रखिए। हालांकि जिन्ना और अबुल कलाम आजाद, मैं अब्दुल कलाम की बात नहीं कर रहा हूं, अबुल कलाम आजाद जो भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे उनकी बात कर रहा हूं। उन्होंने गांधी जी को रोका कि ये तुर्की में हो रहा है, पहले आप भारत पर कंसंट्रेशन करिए, भारत में अंग्रेजों ने जो परसिक्यूशन कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, तुर्की में हो रहा है उसे बाद में देखिए। क्योंकि खिलाफत आंदोलन का समय गांधी जी तेजी से मस्जिदों में जा रहे थे, मस्जिद में जा रहे थे, मौलानाओं से मिल रहे थे। तो जिन्ना को भी ये सही नहीं लगा, उन्होंने भी गांधी जी के इस स्टेप को प्रोटेस्ट किया। अबुल कलाम आजाद ने भी गांधी जी के इस कदम को प्रोटेस्ट किया कि आप तुर्की में जो हो रहा होने दीजिए, आप यहाँ के मुसलमान और हिंदू पे ध्यान दीजिए। लेकिन गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डिड महात्मा गांधी ज्वाइन खिलाफत आंदोलन? उसका कारण क्या था? टू सेटअप, गांधी जी ज्वाइन खिलाफत मूवमेंट टू सेटअप या एस्टेब्लिश द यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। तो उसके बाद अब बात हो जाती है नन कोऑपरेशन मूवमेंट की।
ये आंदोलन हालांकि सक्सेस नहीं हुआ पूरी तरीका से, ये बाद में असहयोग आंदोलन में मिला लिया गया। असहयोग आंदोलन जो इसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बोलते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नाम से ही कि कोऑपरेट माने सहयोग करना, नॉन मतलब नॉन कोऑपरेट माने सहयोग ना करना, इसे बोलते हैं असहयोग आंदोलन, मतलब किसी भी कार्य में अंग्रेजों का सहयोग ना करना। ये बहुत तेजी से फैला था आंदोलन, याद रखिए। लेकिन बाद में गोरखपुर में चौरी चौरा घटना के बाद यह आंदोलन हिंसात्मक हो गया था, वायलेंट हो गया था, जिसके कारण 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने इसे काल डाल, इसे रद्द कर दिया था। उसके बाद महात्मा गांधी को मार्च में जेल भी हो जाती है, 6 साल की गांधी जी को जेल होती है इस आंदोलन के बाद। तो नॉन कोऑपरेशन कब हुआ था, ये याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इस आंदोलन को इनिशियल करने के लिए जो ये माइंड सेट जो था इस आंदोलन का था, वो था बाल गंगाधर तिलक जी का। बाल गंगाधर तिलक जी का, क्योंकि यह आंदोलन मुंबई से आरंभ हुआ था और मुंबई में तिलक जी का बहुत बड़ा क्रेज था, याद रखिए। शिवाजी हुए, तिलक हुए, इन सब का ये सब काफी फेमस भी हैं मुंबई में। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 ईस्वी को कहां से आरंभ हुआ था? मुंबई से आरंभ हुआ था, याद रखिए, मुंबई से। तो तिलक जी का ये माइंड सेट था। तिलक जी ने गांधी से रिक्वेस्ट की कि आंदोलन आप करिए, और इस आंदोलन में लोगों से सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा की भी मांग की गई थी, चंदा की भी मांग की गई थी। और जो सब्सक्रिप्शन चंदा की मांग की गई थी, डोनेशन की मांग की गई थी, वो तिलक जी ने अपने नाम से करवाई थी। मैं आपको बताऊं कि महज 2 महीने के अंतर्गत पूरे मुंबई से 1 करोड़ रुपए का चंदा उस समय, आज से लगभग 100 साल पहले इकट्ठा हुआ था। लेकिन जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आरंभ हुआ, स्टार्ट हुआ 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को तिलक जी एक्सपायर होते हैं, तिलक जी मार्टियर हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, याद रखिए। 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक जी एक्सपायर होते हैं, मार्टियर हो जाते हैं। एक्सपायर करना तो उचित नहीं है, इतनी महान विभूति को मार्टियर हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। यह आंदोलन क्यों आरंभ हुआ, थोड़ा समझ लीजिए। इस आंदोलन का पर्पज ये था कि चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या कानून संबंधी जॉब हो, जो भी जॉब हो, उसमें अंग्रेजों का असहयोग करना। इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि भी वापस कर दी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने, हालांकि इसका कारण जलियांवाला मैसेकर भी रहा है, जलियांवाला मैसेकर जो 13 अप्रैल 1919 को घटना घटी थी, लेकिन यहाँ बात गांधी युग की आ रही है तो उसके विषय में डिस्कस नहीं करते हैं। उसका मैंने वीडियो 1 महीने पहले बनाया था, पेट के एग्जाम से पहले। तो जितनी भी एपिथेट थी, जितनी उपाधि अंग्रेजों ने दी थी, वो सब वापस कर दी गई। जितने भी गवर्नमेंट जॉब पर जितने भी टीचर वगैरह थे, उन्हें रिजाइन दे दिया। जितने भारतीय प्रशासनिक, जितने भारतीय पुलिस वाले प्रशासनिक सेवा में थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तब इस आंदोलन की शुरुआत, नाम ही है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, किसी भी काम में अंग्रेजों का को कोऑपरेट ना करना, सहयोग ना करना, किसी भी काम में। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को यह आरंभ हुआ। यह बहुत बड़ा आंदोलन था। ऐसा माना जाता है कि गांधी जी से अगर इसे कार्ड ऑफ ना करते तो लगभग 1924 या 25 तक भारत इंडिपेंडेंट हो सकता था, क्योंकि बोला जाता है लगभग 2 करोड़ लोग, 20 मिलियन लोग इस आंदोलन से जुड़ चुके थे। 20 मिलियन लोग, 2 करोड़ लोग। इसी आंदोलन के उपरांत, इसी आंदोलन में भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव ये चर्चा में आए थे, वो भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे। लेकिन गांधी जी ने इस आंदोलन को जब काल डाउन कर दिया था वायलेंट के बाद, तब ये जितने भी रेवोल्यूशनरी, यंग रेवोल्यूशनरी जो फ्रीडम फाइटर थे, वे काफी निराश हुए, काफी डिसअपॉइंट हुए। यही कारण है कि इनने बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना की थी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया भी था। तो फिलहाल नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1 अगस्त 1920 इसको आरंभ हुआ। क्या था ये, इसका पर्पज क्या था कि अंग्रेजों का किसी भी काम में सहयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेज अपने आप उनका लॉस होगा, अब वो भारत छोड़ने पर मजबूर होंगे। तो इस उद्देश्य से 1 अगस्त 1920 इसको आरंभ हुआ।
और आगे जाके खिलाफत मूवमेंट को भी इसी में मर्ज कर लिया गया, इसी में मर्ज कर लिया ताकि हिंदू और मुस्लिम यूनिटी बने, हिंदू मुस्लिम साथ आए। खिलाफत मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मर्ज कर लिया गया, याद रखिए, मिला लिया गया। तो इस आंदोलन में लगभग 20 मिलियन बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे। इसमें 4 फरवरी 1922 ईस्वी को इस आंदोलन के कुछ क्रांतिकारियों ने ये गोरखपुर में एक पुलिस थाने के बिल्कुल पास में बैठ के बात के शांत रूप से पीसफुली ढंग से धरना दे रहे थे। ये लोग स्ट्राइक कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे। तभी पुलिस की फायरिंग में स्टार्टिंग हमारी तरफ से नहीं हुई थी, स्टार्टिंग अंग्रेज की तरफ से हुई थी। तो लगभग पुलिस की फायरिंग में 6 किसान मार्टियर शहीद हो जाते हैं, 6 लोग शहीद हो जाते हैं जो असहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल होते हैं गोरखपुर में। तो भीड़ जो होती है इसकी प्रोवोक हो जाती है, भड़क जाती है और पास में जो पुलिस थाना होता है उसमें वो आग लगा देती है। उस आग में लगभग 22 पुलिस वाले एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। वो 22 के 22 पुलिस वाले अंग्रेज ही थे। उससे गांधी जी बहुत डिसअपॉइंट हुए। गांधी जी ने 4 फरवरी को यह घटना घटी, गांधी जी ने विचार किया, एनालिसिस किया और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को कॉल डाउन कर दिया, ये बहुत बड़ा रीजन रहा। इसमें अगर बोला जाए तो स्टार्टिंग तो अंग्रेजों ने की थी, तो गांधी जी को यह आंदोलन वैसे वापस नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनका अपना एक अलग मत था, उस पर मैं कमेंट नहीं करते वो बात आगे बढ़ाता हूं। तो चौरी चौरा की इवेंट कब हुई? 4 फरवरी 1922 को। किसके द्वारा की गई? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो फ्रीडम फाइटर थे, जो रेवोल्यूशनरी थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने गोरखपुर में एक पुलिस थाने को आग लगाई जिसमें 22 अंग्रेज पुलिस वाले एक्सपायर हुए, मारे गए। तो इससे डिसअपॉइंटेड हुए गांधी जी, बहुत निराश हुए, नाराज हुए कि आंदोलन अब वायलेंट हो गया है, हिंसात्मक हो गया है। तो गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस ले लिया। इससे काफी लोग नाराज हुए। मैं आपको बताता हूं, लगभग जितने भी लोग शामिल थे उसमें से 90% लोगों ने गांधी जी को प्रोटेस्ट किया कि जब हम इंडिपेंडेंस अटेंड करने के लिए रेडी हैं तब आपने इस आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी ने लीडरशिप छोड़ दी, यह आंदोलन क्लटर हो गया, यह आंदोलन समाप्त हो गया, काफी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को भी इसी आंदोलन के बाद 6 महीने का कारावास दिया गया। हालांकि बाद में उन्होंने छोड़ दिया गया था, वो बात की बात है, याद रखिए। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। कब कॉल्ड ऑफ हुआ? कॉल्ड ऑफ मतलब कैंसिल हो गया ये 12 फरवरी 1922 को। क्यों हुआ? जो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौराहे स्थान है, कहां है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। गोरखपुर की सीमा बिहार से बिल्कुल सटी हुई है, तो याद रखिए। तो ये गांधी जी के बारे में है। आगे मैं आपको और बताऊंगा कल, जिसमें दांडी यात्रा और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, पूना पैक्ट के बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो अभी दांडी मार्च जो अंग्रेजों ने नमक कर लगाया था 1882 में, उसे तोड़ा था गांधी जी ने किस प्रकार 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और एक सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो लगभग नॉन कोऑपरेशन से, डिसोबीडियंट मतलब अंग्रेजों की आज्ञा ना मानना, उसी से मिलता जुलता आंदोलन है। उसमें अंग्रेजों को शक हो गया था कि अब ज्यादा दिन तक वो नहीं रह पाएंगे। यही कारण है कि गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था 5 मार्च 1931 को कि हम आपकी सारी शर्तें मानेंगे, आप सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट ना छड़िए। ये थे गांधी। तो कुछ भी टिप्पणी करने से पहले किसी के विषय में उसके बारे में एनालिसिस करिए। कुछ गलतियां भी हुई हैं उनसे आगे 1947 के बाद। मैं ये भी मानता हूं, जैसे कुछ लोग खिलाफत आंदोलन में उनका विरोध करते हैं, जिन्ना जैसे लोग, कि गांधी जी का पर्पस केवल ये था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब ये गलत हो गया, उनका इंटेंशन तो गलत नहीं था फिलहाल, जहां तक कि हम लोगों ने पढ़ा, जहां तक कि अगर गांधी जी को समझते हैं उनका इंटेंशन गलत नहीं था। तो शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। 2 से 3 बार वीडियो का बस देख लीजिए। जय हिंद।